नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आज 20 जनवरी 2026 है। यूपी ट्रिपल एससी ने स्टेनो का आज एग्जाम कंडक्ट कराया है, जिसमें 2 डीआई के सवाल आए हैं, एक लाइन डायग्राम का और एक पाई चार्ट का। दोनों अगर मैंने डीआई को ऑब्जर्व किया तो दोनों पेट एग्जाम के जैसे ही पैटर्न के सवाल हैं। मैंने पेट की तैयारी कराते समय इन पर बहुत सवाल कराए थे। जो लोगों ने उस समय भी मुझसे अगर पेट की प्रिपरेशन करी थी उनके लिए बिल्कुल आसान रहा होगा। दोनों सवाल एकदम श्योर, सर्टेन, क्लियर हुए होंगे। लेखपाल का भी आगे पेपर है, तो निश्चित तौर पर यह जो प्रिपरेशन है और यह जो सवाल है ये आपको काफी हेल्प करेगा अगर आप इसकी तैयारी सीरियसली कर रहे हैं तो। लेखपाल की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मैं एश्योर करता हूं कि आपके 10 नंबर की जिम्मेदारी हमारी है। आपके बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, मैं भी कुछ व्यस्तताओं में हूं, अलग अलग एक्टिविटीज जो कि एग्जाम्स की चल रही है उसमें काम कर रहा हूं, इसलिए मैंने अभी आपकी क्लासेस शुरू नहीं करी है। मैं जल्द ही आपकी क्लास का अनाउंसमेंट करता हूं और आपकी क्लास की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। मैंने कोई आप में से, जबकि मुझे मेरे पास सैकड़ों, हजारों नहीं बोलूंगा, सैकड़ों मैसेज आए कि सर कोई बैच दे दीजिए केवल डीआई की, बट मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया है। मैं आपको पूरी तरह से ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आप उसके लिए श्योर रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा। पेट की प्रिपरेशन जिन्होंने भी किया है उनके लिए यह पैटर्न सवाल एकदम आसान रहा होगा। यूपी ट्रिपल एससी का अपना एक बिहेवियर होता है कि वह डीआई दे ही देता है। कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जो जनरली दे देता है, जैसे रीजनिंग में कई सारे सीक्वेंस के सवाल, कभी कभी वेन डायग्राम, और जैसे इस बार उसने चाल दूरी समय का एक सवाल दे दिया जिसमें कन्वर्जन रिलेट है। मैं उसको भी अंत में एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले दोनों डीआई को पढ़ा जाए। सेशन को सभी लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा मेरे लिए, और अगर समझ में आए तो आप अपने फीडबैक, थॉट और कन्वर्सेशन जरूर करिएगा इन वीडियो आफ्टर कमेंट, ठीक, आफ्टर वीडियो इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले उस डीआई के बारे में आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले उस डीआई के निर्देश को पढ़िए, इसमें फिगर नहीं इंक्लूड है, फिगर अगले पन्ने पर है। सबसे पहले निर्देश को प्रॉपर पढ़ लिया करिए, ठीक है। आप जब पेपर फेस करेंगे तो आपको उसी के साथ, देखिए, निर्देश के साथ फिगर रहेगा, बट यहां पढ़े रहेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। किसी विद्यालय में प्रत्येक दूसरे महीने अवधि किसे कहते हैं या मासिक कह सकते हैं, परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जैसे कि हर महीने टेस्ट हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। अप्रैल 2001 से मार्च 2002 के सत्र के दौरान, मतलब 2001 से 2002 के सत्र के दौरान कक्षा 9 है कि एक छात्र ने प्रत्येक आवधिक अर्थात प्रत्येक मासिक परीक्षाओं में भाग लिया। प्रत्येक परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त कुल अंक नीचे दिए गए रेखा आलेख में दर्शाए गए। एक लाइन डायग्राम दिया गया है, हर मंथ उसने कितने कितने नंबर अर्जित किए हैं ये मेंशन किया गया है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए साफ साफ लिखा है, प्रत्येक आवधिक परीक्षा में अधिकतम कुल प्राप्तांक, मतलब ये पूर्णांक है, अर्थात इतना मैक्सिमम मार्क है, इसी की परीक्षा होती है, इसी में परीक्षा होती है। उस बच्चे ने, उस छात्र ने अलग अलग महीनों में, जैसे अप्रैल 2001 में 360, फिर जून में 365, अप्रैल मई जून, फिर ठीक है अगस्त में, जून जुलाई अगस्त 370, ऐसे ही अक्टूबर में 385, दिसंबर में 400 और यहां पर फरवरी में 405। 2-2 महीने पर पेपर होता है। अप्रैल में हुआ, मई को छोड़ के फिर जून में हुआ, फिर अगस्त को, जुलाई को छोड़कर अगस्त में, सितंबर को छोड़ के अक्टूबर में, नवंबर को छोड़ के दिसंबर में, जनवरी को छोड़कर फरवरी में। इस प्रकार से पेपर होता है। आप मेरा एक सेशन सर्च करिएगा, मैंने एक परसेंटेज और फ्रैक्शन से रिलेटेड, जहां पे फ्रैक्शन का कन्वर्जन है, जो फ्रैक्शन का कंपैरिजन आप कह सकते हैं, उसका एक सेशन कराया था जब मैं पेट का प्रिपरेशन आपको करा रहा था। उस समय मैंने कहा था भिन्नों की जो तुलना होती है वो परसेंटेज से भी रिलेट करती है और वह डीआई का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। फिलहाल अभी हमको कोई जानकारी नहीं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि इसने 500 में 360 प्राप्त किया है, 500 में 365 प्राप्त किया है। ये है कि उसने हर परीक्षा में इंप्रूवमेंट दिखाया है, हर परीक्षा में उसके मार्क्स में बढ़ोतरी हुई है। ये परीक्षाओं का विवरण है। अब सवाल देखो क्या करता है, क्या पूछता है, उसी के हिसाब से हम इसका आंसर भी प्लान करते हैं। जो मैंने आपको बताया था उस दौरान, वह प्रिपरेशन आपकी इस सवाल को हल करने में हेल्प करेगी आपको। प्रत्येक आवधिक परीक्षा में छात्र ने पिछली आवधिक परीक्षा की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करी है। किस महीने में पिछले महीने की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये हमको बताना है। अब जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे डिस्कशन मैं आपसे कर दूं, मान लीजिए मैं किसी दो जो है महीने में कोई एग्जाम देता हूं। आप मेरी बात को ध्यान समझिएगा। एक महीना x है, दूसरा महीना y है। 500 का पूर्णांक है, 500 इधर भी है, 500 इधर भी है, दोनों 500 का पूर्णांक था। यहां पर मुझे मिला 400 नंबर या 450 लिख दिया, और यहां पर मिला मुझे 480। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले महीने, जैसे x महीने की तुलना में y महीने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये मुझे अगर बताना है, तो प्रतिशत की वृद्धि अगर मुझे पता करना है
क्योंकि इसने हमसे कहा परसेंटेज में वृद्धि। अब देखो परसेंटेज की बात किया जाए तो यहां पर प्रतिशत अंक कितना होगा आप खुद बताएं। 450 गुणे 100 बटे आप कर सकते हैं 500। उसने 500 में प्राप्त किया है ना, तो मतलब उसने 90% प्राप्त किया है। अगर उसने 480 प्राप्त किया है तो 480 बटा 500 गुणे 100, अगर आप इसको हल करते हैं 2 जीरो खत्म होता है, 5 9 45, 5 6 30, 96% प्राप्त किया है। अगर उसने परसेंटेज की चेंज की बात करी है तो उसको 4% का वेटेज मिला है, 4% की वृद्धि मिली है पिछले महीने की तुलना में 4%। अगर हम डायरेक्ट भी ऐसे देखते कि हम देख रहे हैं कि 50 से 80 हो रहा है, 450 से 480 हो रहा है, तो 30 का इंक्रीज हो रहा है। 30 का इंक्रीज अगर 450 में है तो लिखिए 30 गुणे 100 बटे आप कितना कर सकते हैं 450। करेक्ट है, यस। अब आप आगे देखिए कितना यहां पर कैसे क्लियर हो रहा है। 15 दूना 30, 15 तिया 45 से 30 होता है। फिर इसको आप अगर इससे डिवाइड करते हैं तो 15, 5 तिया 15, 5 बीसा हम में 100। इस हिसाब से अगर देखा गया तो 20/3। अब देखिए दोनों के बीच फर्क क्या समझ में आया। हम ये फर्क देख रहे हैं कि ये पिछले महीने के रूप में तुलना देख रहा है कि पिछले महीने प्राप्त अंक में क्या चेंज है, अंक में कितने प्रतिशत का वृद्धि है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन है, और परसेंटेज में कितने प्रतिशत का परिवर्तन है। परसेंटेज में आपने देखा कि यहां 90% और यहां पर 96%, क्योंकि इस 30% की वजह से, 30 अंक की वजह से 6% का फर्क आ रहा है। आपको अगर ऐसे निर्धारित करना था तो परसेंटेज का अगर चेंज देखना है तो आप लिख सकते थे 30 गुणे 100 बटे 500 कर देते तो आपको पता चल जाता कि 6% का अंतर दिख रहा है। इस परसेंटेज से इस परसेंटेज में 6% का अंतर है, जबकि इस नंबर से इस नंबर का जो इंक्रीज है वो 20/3% का है। बहुत फर्क होता है। छोटी छोटी चीजें हमारी एक्टिविटी को, हमारे प्रोसेस को गलत सिद्ध कर देती हैं। अब जैसे सवाल को प्रॉपर पढ़िए। कह रहा है किस आवधिक परीक्षा में छात्र ने पिछली आवधिक परीक्षा की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करी है। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करी है, सबसे ज्यादा प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, क्योंकि सबके पूर्णांक सेम हैं। अब आपको देखना कैसे है, इसमें यह समझना है, जैसे मुझे ये देखना है कि मैं जून में 360 से बढ़कर 365 हुआ है, मतलब वृद्धि जो हुई है 5 की हुई है, लेकिन हुई किस में है आपको पता है, 360 में हुई है। अगर मैं आपसे ये कहता कि जैसे होता नहीं कि मान लो कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो टीचर आपसे कहेगा नहीं कि जब तुम मुझसे पिछले महीने पढ़ रहे थे तो तुम्हें 360 नंबर मिल रहे थे, इस महीने देखो मुझसे पढ़े और 365 पा गए, मतलब पिछले महीने की तुलना में 5 अंक का इंक्रीज है। अगर मैं इसको परसेंट में बनाऊंगा तो 5 गुणे 100 बटे 360, अर्थात मुझे इतने प्रतिशत का इंक्रीज जून महीने में दिख रहा है अप्रैल की तुलना में। करेक्ट है। इसी प्रकार से अगर मैं 365 से 370 कर दूं तो यहां भी 5 का ही इंक्रीज दिख रहा है, और कितने में दिख रहा है, 365 में दिख रहा है। इसी प्रकार से यहां से भी अगर मैं देखूं, जैसे अगर आप परसेंटेज की इंक्रीज की बात करो तो यहां भी 5 का इंक्रीज हुआ था, किस में, अगस्त में, जून की तुलना में 5 गुणे 100 फिर कर दूं और बटा 365 कर दूं। इसी प्रकार से यहां की बात अगर हम करें तो 15 का इंक्रीज दिख रहा है, 15 गुणे 100 बटे 370 कर दें। ऐसे ही हर महीने हमको पिछले महीने की तुलना में प्रतिशत में इंक्रीज दिख रहा है। अब इसने कहा है कि सर्वाधिक चेंज कहां, सर्वाधिक वृद्धि कहां है। ऑप्शन दिया है जून, हमें जून का चेक करना पड़ेगा। दिसंबर, सबको देखना भी नहीं, दिसंबर का चेक करना पड़ेगा, जून का, दिसंबर का। फिर कहा है अक्टूबर, अक्टूबर का चेक करना होगा और अगस्त का चेक करना होगा। मतलब मुझे इन 4 महीनों को चेक करना है। उसके बाद जो यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है, तो मुझे इन चारों महीनों को देखना है। इन चारों महीनों में पिछले महीने की तुलना में कितना मैक्सिमम, मतलब किसमें सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि पिछले महीने की तुलना में हो रही है। अब एक बात तो आपको समझना है, जैसे यहां से आपको चेंज देखना है, 5 का चेंज है 360 में, यहां देखना है 5 का चेंज है 365 में, देखते जाइएगा। यहां चेंज देखिएगा, 15 का चेंज है, 15 का चेंज है भाई यहां से 370 में, ठीक है। यहां की बात अगर करें तो फिर 15 का चेंज है 385 में। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है। अगर हम एक बात सोचें कि ये फ्रैक्शंस भले हैं, बट अगर मैं गुणे 100 कर दूं तो सब क्या बन जाएंगे, परसेंट। क्योंकि अगर मुझे गुणा ही करना था तो सब में करना, तो मैं क्यों करूं।
मैं तो चाहता हूं कि कितना आसान और एलिमिनेट हो जाए, कितना इजी हो जाए। इसके लिए मैं चाहूंगा तो और एक दो बार एक आध स्टेप ट्राई करने की कोशिश करूंगा, जिससे थोड़ा और आसानी की तरफ से चीजें हो जाए। जैसे मैं चाहूंगा कि मैं इसको लिख दूं, हालांकि ना भी लिखूं तो भी डिसाइडेबल है, तो भी सोचा जाए। जैसे मान लीजिए इन दोनों फ्रैक्शंस की बात करिए, इन दोनों की, दोनों के न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर मतलब एक प्रकार से दे आर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। मुझे इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, विच वन लार्जेस्ट फ्रैक्शन, जो आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा वही सर्वाधिक वृद्धि उस महीने देखने को मिलेगी। अब अगर क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं, इस फ्रैक्शंस में हम एक काम कर डालें तो सबसे बेहतर होगा कि आप सबके कुछ चीजें सेम कर दीजिए। कुछ चीजें सेम करने का मतलब, जैसे इनका कहना है कि न्यूमरेटर जैसे 15 है, 15 है, 15 सबका 15 कर दीजिए। सबके न्यूमरेटर अगर सेम कर देंगे तो हम भिन्नों को आराम से कंपेयर कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं बताइए? आप इसको अगर 3 से गुणा कर दें तो 15 हो जाएगा, बट इसको भी 3 से गुणा करना होगा। इसको 3 से गुणा कर देते भी 15 हो जाएगा, तो इसको भी 3 से गुणा करना होगा। अब ऊपर सबके अंश बराबर हो गए कि नहीं? यस। जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं, जैसे अगर कोई फ्रैक्शंस आपको दिए हैं a बटा बी, सी बटा डी, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटा होता है। ये भिन्न की पहचान है। और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ा होता है। अब आप खुद सोचो, ये 15 बटे, अब इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1080 आएगा। 0 3 छंगे 18, 3, यस बिल्कुल। इसका करेंगे तो 3 पचे 15, 3 मतलब उससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसका 370, इसका 385 है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यू गेट दिस वन, ये सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि 15 बटे 370 है, ये भी 15 बटे 350। जैसे होता नहीं कि कोई एक मान, उसको जितना बड़े से भाग करो उतना छोटा हो जाता है। तो सबसे अगर देखा जाए बड़ा, क्योंकि सबसे छोटा नीचे किसका है? 370 है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन ए होगा। जो किस महीने को प्रेजेंट कर रहा है? अक्टूबर में। क्योंकि अक्टूबर में, जून में देखिए ए स्थिति थी, अगस्त में ए था, अक्टूबर में ए था, जो पिछले महीने की तुलना में हुआ था। तो मैं मानूंगा कि हमारा अक्टूबर में सर्वाधिक वृद्धि पिछले महीने की तुलना में हमको देखने को मिली है। इसलिए मेरा आंसर अक्टूबर है। आपका क्या है? आप कमेंट करके बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने इतना लंबा डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि आपको क्लियरिटी चाहिए, आपको समझना चाहिए, और समझेंगे तो आगे भी आपको फायदा मिलेगा। अब सोचो, अगर इस डीआई को मुझे समझाना है और मैं इसको केवल एक प्रैक्टिस सेशन में रख लूं तो उससे काम थोड़ी चलेगा। मैं पहले आपको फ्रैक्शन समझाऊं, कंपैरिजन समझाऊं, भिन्नों का, परसेंटेज का सारा प्रोसेस समझाऊं, तब तो मैं इसको समझा पाऊंगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि डीआई केवल डीआई नहीं होता है, डीआई का मतलब कंप्लीट मैथ होती है। जैसे अगली डीआई देखो क्या दिया है। अगली डीआई ये है कि प्रवेश परीक्षा के लिए नामांकित उम्मीदवारों तथा विभिन्न संस्थानों में नामांकित उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का विवरण दिया है। नामांकित उम्मीदवार कितने हैं? 8550। अलग अलग यहां पर जो हमारे पास क्या है, शिक्षण संस्थान ने यहां पर लिखा है कि विभिन्न जो संस्थान है, संस्थानों के नाम देखिए क्या है। संस्थानों का नाम पी है, क्यू है, आर है, एस टी यू, एस टी वी एक्स, ऐसे कुछ करके लिखा है। अब जैसे कुल 8550 टोटल उम्मीदवारों ने नामांकन कराया, रजिस्टर्ड हुए, बट इस परीक्षा में केवल 5700 छात्र ही पास होते हैं, उम्मीदवार पास होते हैं। अब मैं आपसे जैसे कहूं कि मान लीजिए मैं संस्थान, चलिए कोई एक पकड़ लेते हैं, सपोज करिए मैंने आर पकड़ लिया, आसान लग रहा है मुझे। 10% ने यहां पर, मतलब जैसे अगर मैं कह दूं कि इन सभी में 10% संस्थान आर वाले हैं, तो 10% अगर मैं इसका करूंगा तो मैं कह दूंगा कि आर में 10% मतलब 855 छात्र जो थे या उम्मीदवार ने पार्टिसिपेट किया था। आर की तरफ से, संस्थान आर की तरफ से इनका केवल 10% अर्थात 855 कहां से आया होगा? 10/100 गुणे 8550 करिए, 855 आ जाएगा। इतने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था। अब आर की तरफ चलिए, और उसमें इसने कहा है कि अगर इतने लोग पास हुए हैं, 5300 में 13% लोग पास हुए हैं, तो जितने लोग पास हुए बताइए, 5300 का 13% करिए, 20, 13 तिया 39, 13 पचे 65, 65 3 कितना होता है? 65 3 होता है 68, 689 इतने छात्र पास होते हैं। ठीक है, इतने छात्र क्या होते हैं? पास होते हैं। मतलब हम संस्थान आर की बात करें तो आर में अपीयर्ड है 855, इतने लोग आए थे। पास कितने हुए? 689, 689 इतने पास हुए। 15 से 9 6, ये देखो टोटल है। ठीक है, ये पास है। फेल कितने हैं? ये फेल है। देखिए 15 से 9 6 और 14 से 8 6
और 7 से इतने फेल हैं। इस प्रकार से प्रत्येक संस्थान के पास और फेल को हम लोग और टोटल कितने लोग अपीयर थे इसकी संख्या को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछा है संस्थान यस तथा पी में उत्तीर्ण हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या संस्थान टी और आर से नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या से अधिक है। संख्या में ही पूछा है। पहले तो चलो यस और पी में कितने पास हुए हैं। यस कहां है, पास की तरफ हम आए हैं। यस है 16 और पी है 18। 16-18 जोड़ दें डायरेक्ट, क्योंकि दोनों का बेस एक ही है इसलिए डायरेक्ट भी जोड़ा जा सकता, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस दोनों में 16-18 होगा 34 ना, 16 10 26 8 34। 34% किसका बताइए, 5700 का। इतने लोग पास हुए हैं। अगर परसेंटेज हटेगा तो ये हो जाएगा 34 गुणे 57। इतने बच्चे यहां पर टोटल पास हुए हैं इन दोनों संस्थानों में। कौन कौन से में, एस और पी में। ठीक है, गुणा करके भी निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हमसे कह रहा है टी और आर से जितने संस्थान अपीयर थे, नामांकित थे। टी कहां है, ए है 8 और आर अभी हमने डिस्कस किया था। टी और आर दोनों मिला दे तो कितना होता है 18। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर डायरेक्टली 8550 इसका बेस था। 18% है किसका बताइए, 8550 का। तो परसेंट हटेगा, 2 जीरो। अब यहां पर भी सिस्टम वही होता है फिलहाल। तो मैं जो वैल्यू आएगी, जैसे 1 जीरो तो खत्म ही कर दीजिए, जो आएगी दशमलव एक स्थान पे लगा देंगे। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 99 कैरी 9, 18 8 144, 144 9 153। ठीक है, लगा दीजिए 1539 आएगा। यहां 1539 रजिस्टर्ड थे, नामांकित थे। यहां 34 गुणे 57 है, 34 है और 57 है, थोड़ा गुणा कर लीजिए। 7 चौके 28 है। बाकी करने को मैं ऐसे भी करके 60 से 3 से घटा भी सकता था, बट ये तरीका भी फॉलो करिए। 7 चौके 28, 7 त्रिक 21 और 4 पंचे 20, 41 होता है। 41 हो गया। 3 पचे 15, तो भैया जुड़ के कितना होगा 8। ये 2 जाएगा तो 43 मतलब 3 हासिल 4, 15 4 19। 1938 टोटल पास हुए हैं। तो 1938 से आपको घटाना है कितना, 1539। 18 से 9 9 होता है, अंत में 9 के साथ यहां पर कोई ऑप्शन है नहीं। 18 से 9 9 होता है और उसके बाद फिर 12 से 3 9 होता है। फिर आपके सामने यहां पर कितना हो जाएगा, 8 से 5 3, 399। 398 था ऑप्शन में, एक बार चेक कर लीजिए अगर ऐसी स्थिति है तो हो सकता है हमसे मल्टीप्लीकेशन में कहीं मिस्टेक हुआ हो, बट आई होप नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो ई ऑप्शन, और हुआ है तो आप चेक कर लीजिए क्या स्थिति है। मैंने कितना बताया, 1500। भाई इसका हमने जब 18% निकाला टी और आर से नामांकित, तो 18% कितना होगा, क्योंकि हम अभी ही आपके सामने ही कर रहे हैं इसलिए ऐसे मत सोचिएगा कि इसमें कुछ ऐसा है। भाई 8550 है गुणे 18 बटे 100। दरअसल जब भी कभी ऐसे सवाल आपको दिखें तो तुरंत आप ये सोचा करिए ना कि हमको जो है एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, जब आपको इनमें से कोई नहीं आएगा। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 9 99 कैरी 9 होता है और 18 8 44, 144 9 153 होता है। ठीक है, ये 1539 ही आ रहा है, एकदम करेक्ट है। इधर यस और पी में जो पास है, यस और पी में के पास हमने 18 16 जोड़ दिया था, 34 आया था। 34% अगर हमने कैलकुलेट किया 5700 का तो 0 0 खत्म ही हो जाएगा। हम लोग को 34 गुणे 57 करना था, 34 गुणे 57 करना था। इसी को मल्टीप्लाई सही तरीके से एक बार और कर लीजिए। चलिए हम 30 से कर देते हैं, या पहले 60 से करके 3 से घटा देते हैं। 60 से करने का मतलब यहां पर शून्य होता है, 6 चौके 24, 6 त्रिक 18, 18 2 20, 2040 होता है। 3 से गुणा करके घटा दी, 3 चौके 12, 3 तिया 9 1 10, घटाइए 10 से 2 कितना होता है 8, 3 होता है। और यहां पर कितना, 10 से 1 9 होता है, 1938 है। तो 1938 में से हमने 1539 घटाया है, तो आप देख पा रहे हैं 18 से 9, मतलब यहां पर कोई विकल्प है नहीं हमारे हिसाब से। राइट सोल्यूशन आपका ई ऑप्शन है। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। सभी लोग इसको अच्छे से पॉइंट कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा तो हमें स्पष्ट कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने इसमें मैथ्स का देखा था, अब मेरी जिम्मेदारी है भाई मैथ्स, तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं क्या है। सिंपल क्वेश्चन था बट मैं करके दे देता हूं आप लोगों को, जिससे क्लियर रहे आप लोगों को। ठीक है, मतलब ये श्योर रहे कि मैथ जहां नहीं है वहां भी 2-3 सवाल दे देता है। ठीक है, तो बिना मैथ के यूपी ट्रिपल एससी नहीं चलता है, और कुछ भी पूछ सकता है, ये भी समझिएगा। कोई प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। लिखा है कोई व्यक्ति 120 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तय करता है, उसकी चाल बताओ क्या होगी। चाल पूछ रहा है और विकल्प में देखिए क्या क्या दिया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
तीसरा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और लास्ट में है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नॉट। जैसे यहां पर देता है यूपी ट्रिपल एस सी अपने हिसाब से। तो भाई सबको पता है स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और इसने कवर किया है 120 मिनट में। 120 मिनट में, 1 किलोमीटर है और ये मिनट है। तो कुछ करना नहीं है, केवल जैसे हम लोग फार्मूला याद करने पर जाते हैं मत करिए, यूनिट मतलब इंडिविजुअल यूनिट पर काम करिए। आपको बस इतना समझना है कि ये तो किलोमीटर में है ही है, ये मिनट है, इसी को बस घंटे में कन्वर्ट कर दीजिए। सबको पता है कि 120 मिनट मतलब 2 घंटे होते हैं। भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसको आप 2 घंटे नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से काट देते कितना हो जाएगा? 10 घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 किलोमीटर प्रति घंटे, बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। अगर आप लगा रहे हैं तो एकदम सही है। इस तरह से पूछा गया था। बाकी आप सभी लोग प्रिपरेशन के लिए, तैयारियों के लिए, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए, यूपी के लिए, तमाम परीक्षाएं जो हम आपको कराते हैं उसके लिए इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें। हम आपको नंबर देते हैं अपना, इस नंबर पर आप हमें लेखपाल के लिए या जो भी आपकी जरूरतें हैं उसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। 8799214507 आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मैं वेट करूंगा आप सभी के कमेंट्स का और सुझावों का। कोई डाउट होगा तो कंफ्यूजन होगा जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा सेशन के बारे में बताइए, जो आपको लगता है डिस्कशंस करने हैं वो आप हमें बता दीजिएगा। बाकी ये अच्छी प्रिपरेशन का पार्ट है। आप पेट के थ्रू अगर इस डीआई को, मतलब आप अगर सोचो तो पेट से ही जैसा था, पेट का ही जो पैटर्न था दोनों था, अब उसी तरह से हम लोग यहाँ